गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, आज मुल्क के 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाब हुआ, मगर NA-75 डस्का में फायरिंग और हंगामा आराई के दौरान 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 जान की बाजी हार गए। दूसरी जानब नौशहरा में भी कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई। अदम बर्दाश्त का ये रवैया हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा आखिर क्यों है? इसके बाद हम बात करेंगे PDM की धरना पॉलिसी की, जिसके लिए फैसला हो गया, खर्चे भी बांट लिए गए हैं, लेकिन ये हिकमत अमली क्या हुकूमत के लिए परेशानी का मौजब भी बनेगी? और आखिर में हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के इजहार तशवीश की, जो बज़ाहिर लगता है कि सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है। बात करने के लिए हमारे पैनल में मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मोना आलम और इब्राहिम राजा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क में आज कौमी असेंबली के हल्के NA-75 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जहां शदीद किस्म की बदनज़मी देखने में आई। फायरिंग की वजह से 2 अफराद जाम बाहक हुए और 2 जख्मी भी हुए। नौशहरा में सूबाई असेंबली की नशिस्त पर सियासी कारकुनों के दरमियान शदीद तल्ख कलामी और झगड़ा हुआ है। सियासत में इस कल्चर की हौसला शिकनी किस तरह से होगी? नासिर बेग चुगताई साहब। देखिए, सियासत में ये कल्चर पहले बहुत ज़्यादा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ। कराची में होते होते बचा पिछले इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में। लेकिन जो आज हुआ है वो बहुत तकलीफ़ दे है। वो तकलीफ़ दे इसलिए कि इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, फायरिंग हुई है, बाकायदा गुंडागर्दी हुई है। फिर इलेक्शन स्टाफ जो है उसकी तरफ के बारे में बहुत शिकायत मौसूल हुई हैं कि उन्होंने दरवाज़े बंद कर दिए कि लोग अंदर ना आ पाएँ। और ऐसे माहौल में यही होता है जो हुआ, जो नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हुकूमत भी ज़िम्मेदार है कि उसने ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए कि असलाह को रोका जाए। अगर नहीं कर सकती तो फिर बता दे वो कि वो असलाह रोक नहीं सकती। कराची में असलाह नहीं रोका गया, कराची में असलाह अंदर आया, पोलिंग बूथ के आसपास आया। तो फिर जब इसकी तैयारी पहले से होती है, इसकी तैयारी बयानात से होती है, इसकी तैयारी एक दूसरे को ललकारने से होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने से होती है, गालियाँ देने से होती है TV पर बैठ कर, अखबारों में, और उससे टेंशन बढ़ती है, उससे कशीदगी बढ़ती है, उससे माहौल ख़राब होता है। हमारा जो निज़ाम है इंतखाबात का वो उतना आइडियल नहीं है, बिल्कुल आइडियल नहीं है। हमारे यहाँ 20,000 वोट लेने वाला एक हलके में जीत जाता है और 50,000 वोट लेने वाला दूसरे हलके में हार जाता है। तो एक मसला ये भी होता है। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि जो कुछ भी हुआ है इसकी बुनियाद उन सियासी बद इखलाक़ी पर है जो हमारे यहाँ 2.5-3 साल से राइज है, बल्कि पहले भी कह लें उससे भी राइज है। ज़्यादा इसका असर आज हुआ है, आज के दौर में हुआ है कि हम बदतमीज़ हो गए हैं, हमने तमाम रूल्स को उठा के फेंक दिया है। झगड़े पहले भी होते थे, जो झगड़ा आज हुआ है ये इस तरह झगड़ा पहले नहीं होता था। ठीक है जनरल साहब, हमारे मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रवैया है, इसके पनपने की वजह क्या है? किसी के वक्त के साथ साथ पॉलिटिकल पोलराइजेशन मुल्क में बहुत ज्यादा हो चुकी है और इसका अंदाजा इससे करने तो अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार है। पार्लियामेंट में अगर आप चले जाएं तो वहां भी काम नहीं कुछ हो सकता क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आवाजें कसे जाते हैं। और इसी तरह आगे पार्टियों के वर्कर्स का हाल है कि वो यानी अपने लीडर के खिलाफ कोई सुनना ही नहीं चाहता, अपने लोगों के खिलाफ तो बात सुनना ही नहीं चाहता। तो नतीजा ये है कि पोलराइजेशन बहुत है। वैसे तो पहले भी इलेक्शन में कहीं ना कहीं फायरिंग या कुछ न कुछ हो जाता है, उसकी वजह है कि लोकल सतह पे जो 2 या 3 कैंडिडेट आपस में इलेक्शन में मुकाबला कर रहे होते हैं उनकी जाती दुश्मनियां भी होती हैं, क्योंकि बाद जगहों पे लगातार इलेक्शन में वही लोग हिस्सा ले रहे होते हैं तो उनकी अपनी भी दुश्मनियां चल रही होती हैं, वो भी है। लेकिन बासूरत हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को कंट्रोल करे। ये बदनज़मी और इस तरह के माहौल में आज़ादाना इंतखाब तो हो नहीं सकता। लाज़िम बात है कि वोटर जो है वो खौफ की वजह से बाहर नहीं आएंगे तो टर्नआउट भी कम होगा। तो इसलिए आज से जरूरत इस बात की है कि अभी जो वाकयात में इसमें भी अगर हुकूमत के लोग मुलव्वस हैं या अपोजिशन के कोई भी है, किसी के साथ रियायत ना बरती जाए। जुर्म है, वो कोई भी कर ले, वो हुकूमत का आदमी हो या किसी और का, जुर्म की सजा अपने तौर पे बराबर मिलनी चाहिए। लिहाजा अगर आप यहाँ पे यही इंसाफ इस तरह करेंगे कि मुजरिमों को सजा देंगे
कुछ अंदाज में उसका कुछ न कुछ असर होगा। अगर इसका किसी जो को जुर्म ये है उसकी फीलिंग हो सजा कि मैं मिलनी हुक्मरान चाहिए। पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, हुक्मरान पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, तो वो बड़ा डैमेजिंग हो सकता है। फिर उससे तो आप ये चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है इफ्तिखार साहब, सियासी रवैयों में बेहतरी लाने के लिए क्या किया जा सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। जो फिजा बन गई है पिछले 2-3 साल से, इसमें बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। मैं तो आज सिर्फ चूंकि वॉच कर रहा था वजीराबाद का इलेक्शन और दस्के का, मैं इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा के ये कहूँगा, जो कुछ वहाँ हुआ और जो फुटेज लोगों के पास मौजूद है, हुकूमत वक्त की इखलाकी, कानूनी और आइनी जिम्मेदारी बनती है इस बहस में उलझे बगैर और सफाइयाँ पेश करके प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग का सिलसिला शुरू करने की बजाय आवाम से कहा जाए कि जिस किसी के पास भी जिस वाक़े की फुटेज है वो लाए, और इसके लिए पंजाब हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमल एक GIT बना दी जाए, तो तमाम फुटेज को देखें और फिर जो लोग भी इसमें शामिल हैं, खा वो A पार्टी के हैं, खा वो B पार्टी के हैं, खा वो C पार्टी के हैं, उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। वरना आने वाला जनरल इलेक्शन इतना खौफनाक होगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं 1980 से इलेक्शंस को कवर कर रहा हूँ, मैंने एक ज़िमनी इंतखाब में इस किस्म की सूरत हाल नहीं देखी। यानी आपके ख्याल में ये वर्स्ट सिचुएशन थी जो किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में सामने आई है? बिल्कुल, 2 आदमी हलाक, 8 जख्मी, फायरिंग, मोटरसाइकिलों पे फायरिंग, गाड़ियों फायरिंग, पुलिस का रवैया, जो कुछ भी है। मैं कहता हूँ, मैंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया ना कि एक कमीशन बनाया गया फिल फॉर, और कहा गया जिस किसी के पास उस इलाके के रहायशी के पास फुटेज है वो ले आए और कमीशन के आगे पेश कर दे। कमीशन उसको चेक करे, वेरीफाई करे, फोरेंसिक उसकी स्टडी की जाए, और फिर जो भी जिम्मेदार है, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो खौफनाक सूरत हाल ना अख्तियार कर जाएं, तो ये जो वाक़यात हैं आज दस्का के और टू सम एक्सटेंट वजीराबाद के, ये वार्निंग है और बड़ा क्लियर सिग्नल है फॉर फ्यूचर। ठीक है मोना, जो कुछ आज हुआ ये आइंदा ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखें, एक तो ये ज़िमनी इंतखाब में वैसे भी हमें पता है कि टर्न आउट कम होता है और लोग उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको हम जनरल इलेक्शन से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी जहां पर वोटर टर्न आउट कम है वहां पर इस किस्म का वाकया हो तो जाहिर है फिर और मजीद हौसला शिकनी होती है वोटर्स की, और फिर वो गुरेज करते हैं। कौन जाके अपनी जान के जो है वो उसकी दम पर और उस जान को अपने जोखिम में डाल के वहां पर वोट देगा? तो ये ऑब्वियसली बहुत एक सैड सिनेरियो है, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो आज हुआ है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़िमनी इंतखाब में, जनरल इंतखाबात में तो हमने बहुत ये जाली ठप्पे भी देखे हैं। जो इसका ये जो सिस्टम फेल हुआ था, क्या वो RTS था, वो भी देखा है। बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। जो एक MQM के जो लंदन के लीडर हैं, उनके जमाने में जैसे इंतखाब कराची में बिलखुसूस हुआ करते थे, और खासतौर पे जो उनके गढ़ थे, मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे वो जमाना याद आ गया कि फायरिंग करके, एक इंतशार फैला के, लोगों में खौफ और हिरास पैदा करके आप इंतखाबात को जो है वो आप मिस हैंडल करना चाहें या उनको मैन हैंडल करना चाहें, तो ये चीजें उस तरह की मालूम होती हैं। बहुत सीरियस सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी कोई भी अवॉइडेंस नहीं हो सकती जब तक हम लोग सजा को राइज नहीं करेंगे, हम लोग इंश्योर नहीं करेंगे कि सजा हो। अच्छा, तमाम जितने हमारे मौजूद साथी हैं, तमाम ने बात की कि इस पे कमीशन बनाए या इस पे हुकूमत एक्शन ले। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, आईनी तौर पर तो इंतखाब जो भी होता है वो तो न्यूट्रल होता है ना, एक बाय पार्टिजन तो इंतखाब नहीं होता। जाहिर है न्यूट्रल लोग करवाते हैं इंतखाब, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उनकी, वो किसी के साथ पार्टी नहीं है, वो हुकूमत के साथ पार्टी नहीं होने चाहिए, वो ऑपोजिशन के साथ पार्टी नहीं होने चाहिए। उसूली तौर पे तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो इंश्योर करें कि इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जो भी इंतखाब हो उसमें वोटर जो भी हो अपनी मर्जी के हिसाब से वोट डाले। तो मुझे बताएं कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल? अगर इतनी बदमजगी हुई है, लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या करेगा? उनको भी तो कुछ करना होगा ना। ये सिर्फ मुझे लगता है गवर्नमेंट पे और कमीशन बना के चले, बिल्कुल ये चीज हो सकती है, लेकिन वेयर इज द प्राइमरी बॉडी, वेयर इज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इलेक्शन कमीशन है, उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? तो हम अभी भी इंतजार में हैं और सब देख रहे हैं उनको, उनकी तरफ सबकी आंखें हैं कि अब वो क्या करेंगे इसमें। वो इसकी कोई इंक्वायरी करवाएं, वो वीडियोस कलेक्ट करें, फॉरेंसिक कलेक्ट करें।
ठीक है। वो जब तक प्राइमरी आप जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बॉडी है, जब तक आप उसको बरी जमा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम ऐसे ऑपोजिशन या गवर्नमेंट। और हाँ, एक और बात, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, पहले से प्रीएम्प्ट करके दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑपोजिशन पे इल्जाम आ रहा है, ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत को इल्जाम ठहरा रही है उनके ऊपर। पहले से प्रीएम्प्ट करके, ये भी सारी चीजें मैनिपुलेटिव होती हैं कि आप अभी से प्रीएम्प्ट करके बता दें कि इसने फायरिंग की है, इसने की है। भाई लेट द लॉ टेक इट्स ड्यू कोर्स, अपना काम उनको करने दें, जो इदारा है मुताल्लिका उनको काम करने दें, वो पता करें किसने की है। इल्जाम तराशी तो जाहिर हो रही है क्योंकि दोनों साइड का एक बंदा मरा है, लेकिन जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि फुटेजेस मौजूद हैं, वो देखकर डिसाइड किया जाए कि कौन सजा का हकदार है और उसके कानून के मुताबिक उस पर अमल होना चाहिए। इब्राहिम साहब, आपको क्या लगता है? देखें, इलेक्शन में फायरिंग का कल्चर इन लोगों की वजह से नहीं बनता जो वहाँ फायरिंग करते हैं। ये कल्चर असल में सिक्योरिटी एहलकारों, पुलिस एहलकारों की नाअहली, मिली भगत और उनकी नाकामी की वजह से बनता है। अब ये जो पोलिंग बूथ बने हुए थे, वहाँ जो डिप्लॉयमेंट थी पुलिस एहलकारों की, ये कैसे लोग वहाँ पे असलहा लेके चले गए, गन्स लेके चले गए और उन्होंने आज़ादाना तौर पर फायरिंग की। तो इसका मतलब है कि ये तो आपके जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी नालायकी थी। और पंजाब में हमें पता है कि पूरे पंजाब में सियासी जो पुलिस है उसको इंस्टॉल किया गया है। वो जो इस्लाहात का नारा लगाया गया था, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात पर कायल हो गए हैं कि नहीं, जब तक पुलिस सियासी नहीं होगी आप जो है इस मुल्क के अंदर हुकूमत नहीं कर सकते। तो जिस तरह शहबाज शरीफ ने एक सियासी पुलिस वहाँ पे इंस्टॉल की थी, इसी तरह इन्होंने तो चुन चुन के पूरी लिस्ट में से निकाल के कि ये ऑफिसर है, ये पीटीआई को सपोर्ट करेगा, ये हमारे सियासी मफादात की हिफाजत करेगा, उन्होंने उस किस्म के वहाँ पे ऑफिसर लगवाए हैं। अब पंजाब में हुकूमत किसकी है? हुकूमत ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की है। तो इस वाक़े को रोकने की जिम्मेदारी किस पे आयद होती थी? पंजाब हुकूमत की आयद होती थी। तो लगता नहीं है कि इसके ऊपर कोई इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरा, जो कमीशन की बात की हमारे जो बाकी शुरका हैं, ख़ास तौर पर इफ्तिखार साहब ने, तो सर से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये एक ऐसा मुल्क जिसमें इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हों इलेक्शन की रात और पीछे से आरटीएस का मेन स्विच ऑफ कर दिया जाए कि अब जो नतीजे आएंगे वो हमारी मर्जी से आएंगे, तो उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो इस मामले के ऊपर, ये छोटा सा मामला, 1-2 दिन इसके ऊपर शोर मचेगा, उसके बाद ये मामला भी दफन हो जाएगा। तो कोई कमीशन वगैरह जो है वो इनके कोई तयन नहीं करेगा कि किसका जिम्मेदारी थी, और ये बेचारे जो वोट डालने गए थे वो अपनी जानों से गए। तो ये मामला जो है वो इसी तरह दबेगा और ये आपका कल्चर जो है इसी तरह जारी रहेगा, ये जो इलेक्शन के दौरान ये फायरिंग वगैरह का और हलाकतों का। यानी इब्राहिम साहब, आप कुछ नाउम्मीद नजर आते हैं, इस सिस्टम को बदलता हुआ नहीं देख रहे हैं। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ शुरका ने अपनी राय का इजहार किया है। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक जाना है, वापस आकर कुछ दीगर अहम मामलात पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर इत्तफाक कर लिया है। गुज़श्ता रोज़ के इजलास में हुकूमत के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरने की मंजूरी दे दी गई है। फैसला किया गया कि हुकूमत लॉन्ग मार्च के शुरका को जहां रोकेगी वहीं धरना दिया जाएगा। क्या अपोजिशन जमातें इस हिकमत अमली से हुकूमत पर दबाव रख सकेंगी? जनरल साहब, जनरल साहब, आपकी ऑडियो ठीक नहीं है, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। जी जनरल साहब, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जब भी कोई एहतजाज होता है तो हुकूमत के ऊपर दबाव तो कुछ न कुछ होता है, लेकिन बहुत सारा मामला ये इंतजामी होता है और हमारे पास तारीख है कि इन धरनों से हुकूमतें घर नहीं जाती, हुकूमतें मौजूद रहती हैं। फिर मकसद क्या है उस दबाव का? आपको फायदा क्या, मकसद क्या? तो लंबा धरना आप देते हैं, आप कहते हैं कि जी वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा, तो लोग आपके ख्वार होंगे। अगर धरना पब्लिक के लिए तकलीफ जो हो सकता है, आपके लोगों के लिए हो सकता है, हुकूमत के लिए तो इतना मसला नहीं होगा। अगर हुकूमत उसको कंटेन कर ले और किसी ऐसी जगह पे धरना करने दे जो लोगों के लिए भी मुश्किलात ना हो, तो फिर तो आप बेशक साल भर वहां बैठे रहें, किसी को परवाह नहीं होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है धरने की सियासत जो है वो जब से हमने देखा था, हालांकि उनकी वजूहात मौजूद थी कि डॉक्टर कादरी ने धरना दिया और उसकी वजह मौजूद थी कि जनाब उसके 14 लोग मार दिए और FIR को दर्ज नहीं कर रहा था। इसी तरह इमरान खान 4 सीटों को कहता रहा नहीं, लेकिन मिला क्या उन लोगों को? आखिर धरना दे दिला के तंग आके चले गए। तो ये मेरा ख्याल धरने की सियासत जो है ये उस लिहाज से नाकाम है, उसका वो फायदा नहीं होता अगर ये कानून के दायरे में रहकर। अगर आप उससे कानून का मसला बना दें
वो फिर हुकूमत पे दबाव भी आ सकता है और उसके नतीजे भी बुरे हो सकते हैं, लेकिन हुकूमतें नहीं चाहती। तो मकसद होना चाहिए धरने का, जो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से पूरा होने वाला मकसद। ठीक है नासिर बेग चुगताई साहब, क्या धरने से ओपोजिशन का मकसद पूरा हो जाएगा? देखिए, मकसद पूरा हो या ना हो, हुकूमत दबाव में आएगी। इससे पहले कि मैं और दूसरी बात करूं, मैं बहुत दिनों से ये बात करना चाह रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, कि हमारे वज़ीर दाखिला ने बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि बदअखलाक़ी से मुजाहरा करते, बल्कि सफ़ाकी का मुजाहरा करते हुए 2-3 जुमले ऐसे कहे कि मैं लरज़ रहा हूँ। उसको उन्होंने थोड़ा बहुत अजाला करने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि हमने जो आंसू गैस फेंकी है सरकारी मुलाजमीन पर, ये हमने टेस्ट की है कि काम कर रही है नहीं कर रही। अब पीडीएम वाले आएंगे तो हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे, तो कम टेस्ट किया हमने। ये ऐसा बयान है कि जो सफ़ाकी की आखिरी लिमिट को छू रहा था। किस नशे में दिया था उसने, इक़्तिदार का कौन सा वो शरबत पिए हुए थे जब वो ये बयान दे रहे थे? क्या उनको नहीं पता कि जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? सरकारी मुलाजमीन ने क्या किया फिर उनके साथ? तो अगर ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद के गली कूचे मैदान जंग बन जाए तो बिल्कुल कर लें इसको इस तरह। लेकिन हुकूमत ज़िम्मेदार है अमन कायम रखने की, हुकूमत ज़िम्मेदार है पैसिफाई करने की सूरत हाल को, हुकूमत ज़िम्मेदार है इस बात की कि वो हालात को नॉर्मल रखे, लोगों को समझाए बुझाए। देखिए 126 दिन का धरना हुआ था, कितने वाक़यात हुए थे। जो वाक़या हुआ वो भी तायुल क़ादरी के आगे बढ़ने की वजह से हुआ। इमरान खान तो कहते हैं मैं तो ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तायुल क़ादरी ज़िम्मेदार है मुख्तलिफ़ इदारों पर अटैक का। कितने वाक़यात, कुछ नहीं हुआ उस पर, ना किसी ने हंगामा किया, ना आंसू गैस टेस्ट कराई, कुछ भी नहीं हुआ, जायका भी नहीं। सब ने आंसू गैस टेस्ट की हुई है। हमारे जितने लोग बैठे हुए, जनरल साहब ने भी की होगी यकीनन, इन्होंने भी टेस्ट की हुई है, जायका कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, उससे बचते कैसे हैं, ये भी आर्ट हम लोगों को आता है। जो मुजाहिरीन होते हैं उनको पता होता है कि आंसू गैस का तोड़ क्या है, ये भी पता है। लेकिन ये कि हुकूमत को ये बयान नहीं देने चाहिए, इस तरह के बयानात कि हम टेस्ट करा रहे हैं, हम फायरिंग करके टेस्ट कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो जो कहते हैं ना आधा पाव के एटम बम, वो टेस्ट ना कर लें। वो मुझे डर लग रहा है इस वक्त वो गवादर के फ़िज़ाई दौरे पर हैं। आप अंदाज़ा लगाएं ना, गवादर तुरबत का फ़िज़ाई दौरा कर रहे हैं। तो ये नॉन सीरियसनेस है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है पीडीएम का, वो लॉन्ग मार्च कह रहे हैं इसको, धरना किस हद तक दे पाएंगे वो। आगे रमज़ान आ रहा है, क्या इफ्तार सहर वहीं करेंगे, क्या तरावी वहीं पढ़ेंगे, क्या नमाज़ें वहीं पढ़ेंगे? मुझे लगता नहीं कि धरना ज़्यादा लंबा चलेगा, रमज़ान इनको रोक देंगे। ठीक है इफ्तिखार साहब, एक तो धरने की धमकी उस जमात को दी जा रही है जो खुद इस मरहले से गुजर चुकी है। दूसरी बात अभी नासिर बेग चुगताई साहब ने की, जिस पर आप मुस्कुरा भी रहे थे, इस तरह के जो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात हुकूमती वज़रा की जानिब से दिए जाते हैं वो कितने डैमेजिंग हैं? देखिए मुझे कितना अफसोस है कि उस वाक़े से टीयर गैस का जो थी गैस, उससे एक सरकारी मुलाजिम की डेथ हो गई। अब वो गरीब सुबह अपने घर से निकला था इसलिए कि उसकी तनख्वाह में इजाफा होगा, उसके बच्चों के मुश्किलात कम होंगी, उसके पता क्या ख्वाब होंगे जो अपने घर से निकला होगा। बिल्कुल। और ये हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं ये तैयार बैठे थे उन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। शेख साहब को एहसास नहीं हुआ इस किस्म के तजर्बात चूहों पे किए जाते हैं। इंसान और चूहे में फ़र्क इनको महसूस करना चाहिए। वो शख्स जिसकी डेथ हुई है, मैं समझता हूँ अगर मेरे पास अख्तियार होता, मेरे पास कोई एनजीओ टाइप चीज़ होती, तो मैं दरख्वास्त दे के शेख रशीद पे पर्चे के लिए ज़रूर एक रिक्वेस्ट करता कि इसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप तजर्बात के लिए चूहों की बजाय इंसानों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइए पीडीएम की तरफ। मैं जनरल साहब से भी इत्तेफाक करता हूँ कि जो सबसे बड़ा धरना हमारी तारीख में हुआ है वो इमरान खान का है, और बड़ा अच्छा धरना था। म्यूजिकल नाइट भी थी, स्पीचेस भी थी, और कंटेनर पे अकेले वॉक भी थी। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था तमाम उन चीज़ों का जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला हुआ कि हमने इस धरने का मुकाबला करना है। और हम जैसे लोगों ने भी कहा जो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं कि धरने से पार्लियामेंट
वो यरगमाल नहीं मनाया जा सकता लंबे अरसे के लिए। तो मैं आज भी समझता हूँ कि पीडीएम अगर इसको इस्तेमाल करना चाहती है पार्लियामेंट को ख़त्म करने के लिए, तो मैं पीडीएम के साथ नहीं हूँगा और ना मेरे जैसे लोग होंगे। अब आए पैसों की बात। एक नई डिबेट जन्म ले रही है कि नून लीग कहती है कि पीडीएम को मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पीडीएम वाले कहते हैं बाकी जमातें छोटी हैं क्योंकि मेजर जमातें तो ये 3 ही हैं। उन्होंने कहा जी कि नून लीग वालों को ज़्यादा पैसे आप दें। अभी तो इनका ये मसला भी तय होना है और मुमकिन है कि ये शहर एतकाफ बना लें। नासिर तो कैसा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, एक बहुत बड़ा शहर एतकाफ भी तो बन सकता है ना, कि वहीं पे रोज़ा हो और मौलाना फजल रहमान तरावी की क़यादत करें और आसपास के घरों से इफ्तारी भी आए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखें वो ठीक है, उन्होंने कमिटमेंट की है, उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड है। लेकिन इफ्तिखार, वो जो आंसू गैस है ना, शहर इत्तेकाफ में आंसू गैस किस पर फेंकेंगे आप? मेरी बात याद रखो नासिर चुगताई, मैंने तो बड़ी आंसू गैस झेली है। मुझे यकीन करो उस आदमी की मौत का दुख है उसका, और कल एक औरत फौत हुई है वहां पे, वो बेचारी तो अपने बेटे की बिल्कुल, और कल एक औरत फौत हुई है जो अपने मिसिंग बच्चे के लिए आई थी, उसकी डेथ होगी कल धरने में, वो जो उनका छोटा सा धरना है। मुझे ऐसी चीजें अंदर से हैरान के रख देती हैं। ऐसे अफसोसनाक वाकयात नहीं होने चाहिए बिल्कुल, और अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो उन पर तहकीकात भी आगे बढ़नी चाहिए। और आपने इफ्तिखार साहब कहा कि अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं ज़रूर इसको लीगली परस्यू करता। मोना, आपको क्या लगता है? अच्छा, मुझे लगता है ये जहां तक धरने का ताल्लुक है, अंदरूनी तौर पर भी पीडीएम पे काफी दबाव है कि अब आपने कहा है तो करें। अपने माजी वाले फैसलों की तरह के जो इस्तीफे थे या जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था ये लाना चाह रहे थे, तहरीक अदम एतमाद वगैरह वगैरह, तो इन तरह से आप एटलीस्ट कब से धरने की बात कर रहे हैं या मार्च की बात कर रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। धरना 100% होगा, इसलिए मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है। एटलीस्ट इतना इत्तेफाक तो सब में है। हाँ, कि क्या कितनी दौरानिये का होगा रमजान में, उस पर क्या हिकमत अमली होगी। मौलाना साहब तो जो इससे पहले वाली पीडीएम की मीटिंग थी उसमें ये बात बड़ा वाज़े तौर पर कर चुके थे कि हम लोग रमजान में तमाम सरगर्मियों को खत्म करेंगे, उनको पॉज करेंगे और फिर रमजान के बाद इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। वो जाहिर है उसका रिसेप्शन उस आइडिया का बहुत अच्छा नहीं आया पीडीएम से, लेकिन अभी रमजान के हवाले से भी इनकी हिकमत अमली में फर्क है। इतना प्रेशर तो जरूर पड़ेगा हुकूमत पर, और गुज़िश्ता जितने भी आप धरने देख लें, ठीक है, उससे कोई हुकूमत फारिग नहीं होती, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सबसे इत्तेफाक है हमारा इस बात पे। लेकिन ये कि इतना प्रेशर जरूर होगा कि गवर्नेंस का एतबार, आप इवन जो इमरान खान का धरना था, ताहिरुल कादरी साहब का जो पीपल्स पार्टी के टाइम पे कोई धरना आप ले लें, एटलीस्ट गवर्नेंस के एतबार से उसमें फर्क जरूर पड़ता है कि एक हुकूमत की तरफ से कोशिश नजर आती है कि अवाम को पैसिफाई किया जाए। इसी तरह के हमें शायद इस मरतबा भी नताइज मिलेंगे, बल्कि पीडीएम की जब से तहरीक शुरू हुई है हमें इस तरह की चीजें वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं, जैसे कभी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती है, इस तरह की चीजें होती हैं। ओगरा एक समरी भेजेगा, वो फिर रिजेक्ट हो जाएगी या फिर कुछ हद तक मंजूर होगी वगैरह वगैरह। कुछ गवर्नेंस के मामला तक मुझे लगता है प्रेशर पड़ेगा, पिछले धरनों का भी पड़ा है, इसका भी पड़ेगा और हमेशा पड़ता है एक फितरी तौर पर। लेकिन हाँ, इससे कोई हुकूमत डिसमेंटल नहीं होगी, ये बात अपनी जगह वाज़ेह है, और मुझे लगता है जो धरना कर रहे हैं उनको भी ये बात अच्छी तरह पता है। हाँ, एक बात की और एम्बिग्विटी है जो कि पीडीएम को हल करनी होगी, वो ये है कि जाहिर है हुकूमत नहीं जाएगी। हुकूमत अगर इनको नेगोशिएशंस के लिए एंगेज करती है तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, उनका कोई एजेंडा होना चाहिए अदर देन डिसमेंटलिंग द गवर्नमेंट। मतलब ये भी मुज़ाकरात पर डिपेंड करती है कि आगे क्या होगा। ठीक है इब्राहिम साहब, क्या धरना कामयाब स्ट्रेटजी है? ठीक है, देखें, पाकिस्तान की सियासत में तो हमेशा वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, यानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर होता है। और हमें मालूम है कि जब जजों की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया गया था और वो लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंचा था, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त जनरल कियानी साहब ने पैगाम भिजवाया था कि जज बहाल हो रहे हैं, आप ये धरना वापस ले जाएं। आसिफ अली जरदारी सदर थे, वो नहीं चाहते थे कि जज बहाल हों, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जज बहाल हो गए और वो धरना वहाँ पे रुक गया। अब जो 2014 का धरना था पीटीआई का, उसके बारे में जानने वाले जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा था जो उस वक्त चाहता था कि हुकूमत चली जाए, और एक हिस्सा ऐसा था और बड़ा हिस्सा ऐसा था जो चाहता था कि हुकूमत ना जाए।
तो वो धरने यहाँ पे आए, फिर हमने देखा कि लश्कर के लश्कर पीटीवी के अंदर घुस गए। जो पाक सेक्रेटेरिएट का गेट है बिल्कुल पीएम ऑफिस, पीएम हाउस के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का, तो एक गेट का फ़र्क था। वो लश्कर जो हैं, वो कारकुन जो हैं तारुल कादरी साहब के और पीटीआई के, वो वज़ीर आज़म हाउस में भी घुसने वाले थे। लेकिन उस वक्त हमें मालूम है कि उनकी हुकूमत तो नहीं गई, मियाँ नवाज शरीफ की, लेकिन उनकी हुकूमत कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गई थी। और कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि उस धरने का मकसद ही ये था कि जो बचे खुचे उनके पास अख्तियारात थे, वो भी अख्तियारात उनके पास ना रहें। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने बड़ी लूली लंगड़ी सी हुकूमत चलाई। फिर 1 नवंबर लॉकडाउन आया, फिर वहाँ से पुरअसरार तरीके से केस जो है वो अदालतों में चला गया, वो पैनामा वाला, और बिल आखिर नवाज शरीफ को रुखसत होना पड़ा। ठीक है, अब ये जो धरना है इनका, इस धरने में देखें अपेरेंटली तो लगता है कि पीडीएम जो है उसको कोई ख़ास हमायत या ख़ास यकीनदानी हासिल नहीं है। पीडीएम की कोशिश ये है कि वो पीपल्स पार्टी को कॉयल करें कि किसी तरीके से हम जाएं रेड जोन में। और रेड जोन में जाने की वजह जो नून लीग वाले या दूसरे जेयूआई के लोग हैं वो ये बताते हैं कि अगर वो रेड जोन में जाएंगे तो वहाँ एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो सकती है कि आर्टिकल 245 के तहत प्राइम मिनिस्टर के पास ये अख्तियार है कि वो फौज को तलब कर सकते हैं कि आप रेड जोन में जो इमारतें हैं इनकी हिफाजत करें। जनरल बाजवा 2014 के धरने में पिंडी के कोर कमांडर थे और उस वक्त 111 ब्रिगेड को मियां नवाज शरीफ ने तलब किया था और उसने रेड जोन में जो इमारतें थी हसास नौयत की उनकी हिफाजत थी। तो अब वो चाहते हैं कि धरने में ऐसा सीन क्रिएट हो कि इदारों को कोई मुदाखलत करनी पड़े और वो रेड जोन में। तो उस सूरत में जो है वो कोई मुदाखलत अगर इदारों की होगी तो उससे हुकूमत तो नहीं जाएगी, लेकिन ये हुकूमत जो है वो कमज़ोर ज़रूर होगी, उसके ऊपर दबाव आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुखार आपको शदीद नौयत का हो जाए तो आप उससे रिकवर तो कर जाते हैं, लेकिन 30-40 दिन 50 दिन आपको लग पता जाता है, तो उससे हुकूमत कमज़ोर ज़रूर होगी। हुकूमत कमज़ोर ज़रूर होगी और प्रेशर बिल होगा। ठीक है, आपने अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या आलमी बरादरी ने अपना किरदार बयानात तक ही महदूद कर लिया है? इफ्तिखार साहब, मुझे आलमी बरादरी से कोई तवक्को नहीं। जब उन्होंने किसी को कुछ दिलवाना होता है तो फिर वो आउट ऑफ द वे भी जाते हैं। आप देख लें, जो इजराइल की हमायत की जा रही है, जो उसके इलाके आहिस्ता आहिस्ता इंच ब इंच वो इलाके अपने कब्जे में लिए जाता है, तो ये आलमी बरादरी खामोश ही है ना। जब आलमी बरादरी ने इंडोनेशिया के अंदर से एक नया मुल्क बनाना था तो बना लिया, और ये आलमी बरादरी जब मेरा मुल्क टूट रहा था 1971 में, देखें अक़वाम मुत्तहिदा बनने के बाद ये पाकिस्तान पहला मुल्क था जो 2 टुकड़े 2 लख किया गया, और इसलिए मेडिटेशन बनी थी कि वो ऐसा नहीं होने देगी। हमारे बाद 2 वाक़यात और ऐसे हुए, लेकिन वो हमारे बाद हुए, तो मुझे कोई तवक्को नहीं है। ये देखें, अगर इस किस्म की वो मीटिंग्स ना करें तो उनकी जस्टिफिकेशन तो फिर कोई नहीं रह जाती, सदारे की जस्टिफिकेशन नहीं रह जाती महज कार्रवाई करने से। ये NGO है, एक जो अमीर तरीन ममालिक हैं उनकी एक NGO है, उनकी क्लब है, वहाँ पे बैठ के ऐसी बातें होती रहती हैं। अमली तौर पर तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान को कुछ कह सकते हैं या ऐसा कुछ दबाव डाल सकते हैं या ऐसी कोई मूव हो सकती है। लेकिन ईरान पर ये सैंक्शन है कि तुम एटम बम नहीं बनाओगे, और उनको जिंदगी से भी महरूम करने तक सोच चले जाते हैं। किस लिए? कि वो बात नहीं मानता अमेरिका की, वो बात नहीं मानता यूनाइटेड नेशन की, और यही वो यूनाइटेड नेशन है जिसने एक जेल साज आदमी के कहने पर इराक को तबाह कर दिया। यानी उसने इनको एक प्रेजेंटेशन दी स्क्रीन के ऊपर कि ये पड़े मिसाइल, ये उनका एटमी हथियार हैं, ये कर रहे हैं, और पूरा मुल्क तबाह कर दिया। सो आई डोंट हैव एनी, मुझे नहीं कोई तवक्को इन लोगों से कि ये कुछ ऐसी संजीदा बात करें। ये क्लब है, बैठ के क्लब में तो जब हम बैठते हैं जिमखाना वगैरह में चाय वाय पीते हैं, गपशप भी मारते हैं ना, तो अगर हमारे गपशप को एक बयान की शक्ल दे दी जाए तो हम बड़ी काम की बातें भी करते हैं उन चाय पे। सही है। नासिर चुगताई साहब, क्या इजहार तशवीश से मामलात हल हो सकते हैं? मैं इस मौके पर सबसे पहले अपने बहुत अच्छे दोस्त शुजात बुखारी साहब को इसाले सवाब करना चाहता हूँ, जो कश्मीरी जर्नलिस्ट थे और जिन्होंने इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा मरतब किया था, और जब उन्होंने ये रिपोर्ट का पहला हिस्सा ट्वीट किया तो उस शाम को उन्हें कत्ल कर दिया गया।
अब दूसरा हिस्सा आया है और उसी बुनियाद के ऊपर है जो शुजात बुखारी ने बनाई थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब शुजात बुखारी के कत्ल के बावजूद, उसके खून के छींटों के बावजूद, मज़ीद 900 अफराद की शहादत के बावजूद, सैकड़ों औरतों की अस्मत दरी के बावजूद, नौजवानों को बिहार स्मगल करने के बावजूद और बिहार से मज़दूरों को यहाँ ला के आबाद करने के बावजूद ज़मीर नहीं जागा, तो ये कागज़ के टुकड़े क्या करेंगे? ये महज टुकड़े हैं कागज़ के। ये इंसानी ज़मीर, आलमी ज़मीर बल्कि मुर्दा हो चुका है। ये मुर्दा खोर लोग हैं। जब मशरक़ी तैमूर की बात आती है तो 48 से 56 घंटों में फ़ैसला हो जाता है कि जी रेफरेंडम होगा और ये आज़ाद हो जाएगा। सूडान की बात आती है तो वहाँ फ़ैसला हो जाता है कि भाई ये ईसाइयों का ऐसा होगा। तो कोई ना कुछ और भी कुछ मामला चल रहा है। मेरा ख़्याल ये है कि ये इंसानी ज़मीर अभी बेदार नहीं होगा, ये आलमी ज़मीर अभी बेदार नहीं होगा उस वक्त तक, जब तक, मैं नहीं कहना चाहता ये बात, कि जब तक इसके अपने मुफादात पर ज़रब नहीं पड़ेगी, जब तक भारत को अंदर से ज़रब नहीं पड़ेगी। जब भारत को अंदर से ज़रब पड़ेगी तब शायद कुछ लोग बेदार हों, उन्हें ख़तरा राख हो। और किसानों की तहरीक जो इस वक्त चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है किसानों की दौरे हाजिर में। 48 लाख ट्रैक्टर हैं इस वक्त जो रोडों के ऊपर हैं। हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। कश्मीर से फ़िलहाल आप मायूस हो जाएं। ठीक है जनरल साहब। देखिए, इससे पहले कोई तकरीबन 2 साल तकरीबन हो चले, यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की थी जिसमें ख़वातीन के ऊपर ढाए गए जुल्म, पैलेट गन से लोगों की जो बिनाई ले ली गई, वो इज्तिमाई कब्रें और बहुत सारे मज़ालिम का जिक्र था। उसमें रिकमेंडेशन ये थी कि एक हाई पावर्ड इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाए और जाके वहाँ पे विजिट करके तो देखे कि हालात अब क्या हैं और उन लोगों से मिले जिनके साथ ये बीती है, ताकि हकायक 100% हकायक जो है वो दुनिया के सामने लाए जा सके। अब वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन की इजाजत भारत ने नहीं दी, वो नहीं देता। अभी ये गैर मुल्की लोगों को एक कंडक्टेड टूर तो करवा देते हैं, लेकिन वो आज़ादाना तरीके से जिसमें इन्वेस्टिगेट करना हुआ वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन है, उसकी वो इजाजत नहीं देते। एक लिहाज से ये एक पेशरफ्त इस तरह है कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी अदारे हैं उन पे अमेरिका का सर-रसूख इतना ज्यादा है कि ये दरहकीकत उनके हाथ में खिलौने हैं। अगर वो चाहते तो ये रिपोर्टें भी ना बनती, अगर वो चाहते तो इन रिपोर्टों में अंदर भी बहुत कुछ ऐसा लिखा जाता जैसे भारत वहां पे बहुत खिदमत कर रहा है आम आदमी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे मुनाफकत ये है कि आपके पास रिपोर्टें सारी मौजूद हैं, सब कुछ है दिखा, लेकिन भारत के ऊपर अपने मफादात की वजह से कोई प्रेशर डालने को तैयार नहीं है कि वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन जा सके, भारत को इस काम से रोका जा सके या उसके खिलाफ को प्यूनिटिव एक्शन हो। ये एक चीज है जो नहीं, तो वहां आपको दुनिया की मुनाफकत चीज नजर आ रही है, लेकिन भारत का चेहरा कम से कम आम आदमी दुनिया में देख रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि दुनिया के मुल्कों में पता नहीं किसी को, बरतानवी पार्लियामेंट में इसका चर्चा हुआ है, हर मुल्क में, यूरोपियन यूनियन के तमाम मुल्कों में इसके ऊपर मुजाहरे भी हुए हैं और चर्चा हुआ है। तो भारत जिल्लत तो खा रहा है, लेकिन वहाँ वो प्रेशर नहीं है जो बड़े मुल्कों की तरफ से P5 की तरफ से आना चाहिए और भारत को अपना रास्ता बदलना पड़े। और मुख्तलिफ ममालिक के मफादात इस प्रेशर के आड़े आ जाते हैं। बिल्कुल, वो वहाँ पे अपने मफादात की वजह से ये मुनाफकत करते हैं और ये काम नहीं होता, वरना तो बहुत सारी चीजें आज दुनिया के सामने जो पहले नहीं। ठीक है इब्राहिम साहब। देखें, कश्मीर में जुल्म तो पहले भी बहुत हो रहा था और नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद तो उसको एक नई नहज पे ले जाया गया है। और इसमें पॉजिटिव बात एक ये है कि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने बहुत एग्रेसिवली वहाँ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं उनको हाईलाइट किया है। इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया ने भी ख़ास तौर पर ये जो उन्होंने यकतरफा इक़दाम किया था लास्ट ईयर अगस्त में, उसको भी बहुत खुलकर उसकी मजम्मत की। लेकिन ये जो तंजीमें हैं, ज़ाहिर है कि ये कोई फ़ैसला कुन किरदार तो अदा नहीं कर सकती। बरतानवी पार्लियामेंट में बात हुई थी, बरतानवी पार्लियामेंट अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकती थी। यूरोपीय यूनियन में बात हुई थी, यूरोपियन पार्लियामेंट में,
वहाँ भारत ने असर रसूख इस्तेमाल करके एक बड़ी ज़बरदस्त करारदाद वहाँ उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, लेकिन वो वोटिंग भी उन्होंने रुकवा दी। इसी तरह अगर कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है तो वो अक़वाम मुत्तहिदा कर सकती है या P5 कर सकते हैं, और P5 में सिर्फ एक चाइना है जो हमें किसी हद तक सपोर्ट कर सकता है। बाकी 4 जो उसके किरदार हैं उनका झुकाव जो है वो वाज़े तौर पर भारत की जानिब है। और इतनी हैरान कुन बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा प्रोफाइल का शख्स जिसको दहशतगर्द करार दिया जाता है, जिसको आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो सबसे बड़ा क्रिमिनल जो है उसको करार दिया जाता है, जिसके ऊपर अमेरिका में ट्रैवल बैन था उसके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, जिसके लिए ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं इंडियन मीडिया में भी कि गुजरात का कसाई उसको कहा जाता है, जो गुजरात में जिस तरह से मुसलमानों को शहीद किया गया वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ये जो आलमी ताकतें हैं इन्होंने बिल्कुल भी भारत के ऊपर उस तरह से दबाव नहीं डाला। लेकिन इसमें जैसे जैसे इंसानी शऊर जो है उसका एक इर्तिकाई अमल होता है तो वो एक अमल जारी है, तो उसमें हमें ये पॉजिटिविटी ज़रूर हमें नज़र आती है कि बड़ी ही स्ट्रॉन्ग तवाना आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं भारत के ख़िलाफ़। अभी आप देख लें कि कुछ आलमी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने तो ये जो किसानों का एहतजाज हुआ उसके ऊपर भी ट्वीट्स वगैरह किए, बड़े ये ज़िच हुए इंडियन गवर्नमेंट, और इन्होंने फिर ट्विटर से एक रिक्वेस्ट भी की कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। तो इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जो इंसानी शऊर भी बेदार हो रहा है उसके नतीजे में शायद ये जो हमारे बेचारे कश्मीरी हैं इनके कोई मजालम का कोई मुदावा हो सके, लेकिन ये टाइम बहुत लगना है उसके ऊपर, नजर नहीं आता, जल्दी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती कोई। मैं बिल्कुल सबसे मुत्तफिक हूँ, इसमें कोई शक नहीं। क्लब है, क्लब तक कह के मुखातिब किया है राइटली सो अक़वाम मुत्तहिदा को, लेकिन उसको एडवाइजरी के तौर पर लिया जाता है ना, स्पेशली भारत की तरफ से। अगर कोई अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बयान आ जाए, स्टेटमेंट रिपोर्ट आ जाए उनके खिलाफ, तो वो उसको कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा क्या चीज़ है, हम तो बहुत बड़े हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, हम सुपीरियर हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, हम तो अमेरिका को और चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं दुनिया में बतौर सुपर पावर। तो वो तो इस किस्म की मज़ाका फेज बातें करके उसको साइड में मारते हैं। लेकिन अगर हमारे हवाले से कोई बात करे, अभी 71 का भी जिक्र हुआ, आपको पता है, आप सबने देखा है 71 के हवाले से जब भारत में बात की जाती है तो खुलेआम सरेआम उनके प्राइम मिनिस्टर तक लेवल पे ये बात की जाती है। वो फखर का जो है वो इसमें मुजाहरा करते हैं, फखरिया ये बात कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और हमने 2 टुकड़े कर दिए वगैरह वगैरह। कोई और अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का ये जुर्रत करे तो मुझे लगता है हमारे मुल्क पे तो सैंक्शन लग जाए। आलमी बिरादरी का ये रवैया है पाकिस्तान के साथ, और ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। भारत में उनके प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करके, और ये बातें क्या, वो तो अपने मुल्क में कत्लो गारत करके निकल जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो इस डबल स्टैंडर्ड्स पे तो देखें कोई शक नहीं है हमें, और ना हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये बात खुशाइन जरूर है कि जो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जो कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों को बरतरी हासिल है कश्मीर में, उसको जो तब्दील करने की कोशिश की गई है 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के नतीजे में, मुझे लगता है पहली मर्तबा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात को माना है। लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं। मौलाना कता कलामी के लिए बहुत माजरत चाहूंगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, हमारे तमाम शुरका ने अपनी राय का इजहार किया। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।